चलिए बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जो कि एनसीईआरटी का 7.4 का ये क्वेश्चन है। ऑप्शनल एक्सरसाइज जो हमारी चल रही है, और इसमें क्या कहा है, एक्चुअली थोड़ा सा लैंग्वेज लिखी है क्वेश्चन को, उसमें पहले कहानी है, कहानी के बाद कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उसको ध्यान से देखिएगा। एक चित्र भी दिया है। तो कहा है कि कृष्णा नगर, इस क्वेश्चन को करते समय किताब थोड़ा अपने पास रखिएगा। कृष्णा नगर के एक सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 10 के विद्यार्थियों को उनके बागवानी क्रियाकलाप के लिए एक आयताकार भूखंड दिया गया। ठीक है, यानी कि कोई एक्टिविटी करा रहे हैं हमारे पास में क्लास 10th के बच्चों को सेकेंडरी स्कूल के अंदर। गुलमोहर की पौध को परस्पर 1-1 मीटर की दूरी पर इस भूखंड की परिसीमा बाउंड्री पर लगाया गया है। मैं बता दूं आपको कहाँ है। चित्र थोड़ा पहले ही बना लिया गया था। ये जो बाउंड्री है, ये वाली, ये ABCD वो ग्राउंड है जिसकी वो बात कर रहा है, ABCD। ठीक है, और ये जो नंबर्स लिखे हैं, एक्चुअली यहाँ नंबर्स ना होकर के यहाँ पर उन्होंने गुलमोहर के कुछ पेड़ लगाए हैं, पौधे इस तरीके से। ठीक है, अब मैं इस चीज़ को तो दिखा नहीं पाऊंगा, ड्राइंग तो नहीं करूंगा, तो सीधी सीधी बात, मैंने ये सिंबल ना दिखा करके मैंने सीधा 1 2 3 4 5 6 कुछ संख्याएं ही लिख दी मात्र। ठीक है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपके पास 1-1 मीटर की है। कितने की है? 1-1 मीटर की है। चलिए, ये भी बात समझ में आई। फिर कहा है इन्होंने, इस भूखंड के अंदर एक त्रिभुजाकार घास लगा हुआ है। ये जो त्रिभुजाकार जो आपको चित्र दिख रहा है, एक्चुअली कुछ नहीं है, इसके अंदर घास, ये घास लगी हुई है इस तरीके से कटिंग होकर के। एक घास का इन्होंने लॉन टाइप बना रखा है, जैसे लॉन होता है ना पार्क के अंदर। जैसा कि आकृति 7.4 में दर्शाया गया है, बिल्कुल दर्श गया, हमने देख लिया भाई। और विद्यार्थियों को भूखंड के शेष भाग में फूलों के पौधे के बीज बोने हैं, यानी कि जो बचा हुआ पार्ट है, ये जो जितना बच रहा है, इसको छोड़ करके इसमें फूलों के पौधों के बीज बोने हैं। वैसे इस कहानी का कोई लेना देना नहीं है, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है बिल्कुल हटके है, ना तो फूल की बात होगी ना घास की बात होगी। ठीक है, सिर्फ बात होगी इसकी, है ना। इन्होंने कहा है कि यदि, पहला क्वेश्चन, ध्यान से, पहला क्वेश्चन, ए को मूल बिंदु मानते हुए त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक निकालना है। देखिए, सीधी बात यह है कि मेरे को इसके कोऑर्डिनेट पी के क्या निर्देशांक बनेंगे, क्यू के क्या निर्देशांक बनेंगे, आर के क्या निर्देशांक बनेंगे। पहले केस में, नंबर 1 में, तो यह है कि यदि हम लोग ए को क्या कहते हैं, ए को मूल बिंदु ले लें। क्या ले लें? मूल बिंदु ले लें। कितना ले लें बेटा? मूल बिंदु। और अगर सीधी बात है भैया, अगर ए मूल बिंदु रहेगा तो हमारा अक्ष कौन कौन सी बनेगी भाई? देखिए, सीधा इस तरीके सिस्टम बनता था। ये अगर मूल बिंदु होता था तो ये वाला तो हमारा एक्स अक्ष बनता था और ऊपर वाला हमारा वाई अक्ष बनता था। तो यही स्थिति बन रही नहीं बन रही इसमें भी? अगर हम इस पॉइंट को ए कह दें तो ये वाला चित्र ऐसे नहीं बन रहा क्या? बिल्कुल दिख रहा है कि मैं थोड़ा सा अगर इसको नीचे की तरफ यूं ले जाऊं और इसको पीछे ले जाऊं तो बात तो वही है, यानी कि प्रथम चतुर्थांश फर्स्ट क्वाड्रेटल के अंदर हमारे पास में ये जो चित्र बन रहा है। अब सीधी सीधी बात है, किसी भी पॉइंट के दिशांक देखते समय हमने पूरी जब इंट्रोडक्शन दिया था किस चीज का, इस निर्देशांक ज्यामिति का, तो वहां पे कि किसी पॉइंट को कैसे दर्शाते हैं, ये बात क्लास 9th में भी हो गई थी और इस चैप्टर की पहली वीडियो के अंदर भी हमने ये बात बहुत अच्छे से की थी। ठीक, तो हम लोग जैसे सबसे पहले हम पी के देखते हैं, क्योंकि पी क्रम में पहले आता पी क्यू आर होता है ना, पी क्यू आर है ना, तो पहले हम लोग पी के देख लेते हैं। तो पी, अच्छा, पी की एक्स से दूरी कितनी है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, आप जरा ध्यान से देखिएगा। इसको देखने के लिए आप स्केल का यूज कर सकते हो, स्केल इस तरीके का स्केल लेकर के, कि देखिए एक्स अक्ष पे ये नापेंगे नहीं स्केल से। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप पी को नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ करें और आपको साफ दिख रहा होगा कि पी जो है वो 4, यानी कि डिस्टेंस 4 है। ये कितनी डिस्टेंस है? 4 है मेरे पास में। तो अगर ये 4 है तो यानी कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट मेरा 4 हो जाएगा। और y पे कितनी हाइट पे है, ये सीधी बात दिख रही है, चीज 6 पे है, तो 4,6 हमारे पास इसका p का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग बात करें अगर क्यू की, तो क्यू में आ जाएगा ये कितना है, यहाँ पे 3 है ना, 3 कोमा, और ये डिस्टेंस लगभग 2 है, तो 3,2 आ जाएगी। ठीक है, और अगर मैं r की बात करूं इन द केस ऑफ इट, तो हमारे पास ये आ जाएगा लगभग, ये 6 पे है तो x का कोऑर्डिनेट 6, और ये लगभग जाके बनेगा कहां पे? 5 के पास, तो 6,5, ये एग्जैक्टली इतना ही बनेगा। ठीक है ना। आप लोग अगर इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो आंसर शीट में जरा एक बार देख लें कि हाँ ठीक है यही है। इन्होंने अगर AD और AB को अक्ष मान लिया, ठीक है ना, यदि A को मूल बिंदु लें, मूल बिंदु तथा AD
ए डी मतलब ये वाला, तथा तथा ए बी को अक्ष मान लें। क्या मान लें? अक्ष ले लें, अक्ष मान। यदि हम लोग ए को मूल बिंदु तथा ए डी तथा मान लें, है ना, ऐसे लिख लें, मान लें, तब हम लोग कह सकते हैं कि जो P होगा मेरे पास वो मैंने लिख दिया 4,6 एंड द Q जो होगा मेरे पास वो हो जाएगा 3,2 एंड द R जो होगा बेटा वो हो जाएगा 6,5। क्लियर है? ये फर्स्ट क्वेश्चन था इसका। क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड में क्या पूछ रहा है? सेकंड में देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। सेकंड में इन्होंने कहा है, बुक जरा उठा लें साथ में। सेकंड में भाई साहब कह रहे हैं कि अगर हम लोग यदि मूल बिंदु C को ले लें, इस बार कहाँ है? इस वाले पॉइंट को मूल बिंदु लेना है। तो देखिएगा मैं बता रहा हूं, तो पी क्यू आर के निर्देशांक हमें बताने हैं। ठीक है, वही बात है कि हमें पी क्यू आर फिर क्या बनाएंगे। तो इस केस में स्थिति थोड़ी सी अगर समझी जाए कि हम लोग C को कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, तो देखिए चित्र को ऐसे ही लें। यहाँ पे हमारा A है, ये है ना, पहले केस में था ये A यहाँ पे, लेकिन अब A यहाँ नहीं लेकर के हम लोग यहाँ पे C लेंगे। तो डायग्राम कहाँ बनेगा फिर? ऐसे बनेगा, नहीं बनेगा? तो A यहाँ आ जाएगा, B यहाँ आ जाएगा और C यहाँ है ही, D यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? और आप अच्छे से देख पा रहे होंगे कि हम लोग जब मूल बिंदु से लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ते हैं तो ये सारी की सारी क्वांटिटी माइनस में होती है, -1 -2। ठीक ठीक, क्लियर है? और नीचे की तरफ जाते हैं तब भी -1 -2, इस तरीके से क्वांटिटी नीचे की तरफ भी आएंगी, है ना। ये एक्स अक्ष की माइनस वाली डायरेक्शन है और ये वाई अक्ष की माइनस वाली डायरेक्शन है। तो अब इस केस में क्या बनेगा? अगर हम लोग C को मूल बिंदु मान लेते हैं तो बेटा हम लोग डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे? फिर हम डिस्टेंस मेजर करेंगे इस C से। और सबसे पहले मैं इसको मिटा दे रहा हूं, अब मैं इसके हिसाब से लिखूंगा जो इसकी बातें हैं। ठीक मेरे भाई? तब क्या स्थिति बनेगी मैं बता रहा हूं क्या बनेगी। ठीक है, देखिएगा कि P के कोऑर्डिनेट, फिर हम लोग दूरी कहां से, अच्छा पहले हम A से माप रहे थे लेकिन अब C से मापना है, तो P की ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये वाली डिस्टेंस, ये वाली हमें देखनी पड़ेगी ये। ठीक है, उसको देखने का सिंपल तरीका, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, यहां से शुरू करो। एक देखो, इसको अगर मैं उल्टा पढ़ना शुरू कर दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है ना, दिख रहा है ना? तो इसका मतलब ये 12, यानी कि डिस्टेंस कितनी बनेगी? 12। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोग क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में काउंट कर रहे हैं, क्योंकि C ऊपर है तो माइनस का 12 आएगा। कितना आएगा? -12, कोमा कोमा। इसकी ये वाली डिस्टेंस आपने देख ली कितनी है, तो ये हाइट कितनी रहेगी इसकी, उसको भी देखना जरूरी है। P की हाइट इधर से ही काउंट कर लो। देखिए 1 2 3 4 5 6, नहीं नीचे से नहीं करनी है ना, ऊपर से करनी है कि 1 2 3 1 2 1 2, तो लगभग ये यहाँ पे बनेगा 2, तो -2। ठीक है ना, P के कोऑर्डिनेट आगे -2। और अगर मैं लिखूंगा, ऊपर से लिख लो चाहे इसको, 1 2 3 4 5 6 7, और माइनस वाले हैं ये, सॉरी किसके कैसे हैं ये? -1 -2 -3 -4 -5 एंड द -6 -7, इसी तरीके से। और ये भी नीचे की तरफ, ये भी सारे माइनस में ही थे, है ना आपके पास में। ठीक, कायदा तो यही कहता है, नियम तो यही कहता है कि ये माइनस में थे। अगर मैं क्यू के निर्देशांक लिखूंगा तो क्यू आ जाएगा मेरे पास में, यहां पे बनेगा -13। ठीक है भाई, तो आ जाएगा x को कोऑर्डिनेट -13 कोमा, और ये y का कोऑर्डिनेट -6, कितना? -6। क्लियर हो रहा है? और अगर हम लोग बात करें इस r कोऑर्डिनेट के, तो r की डिस्टेंस यहां से लगभग कितनी बनेगी? -10 कोमा, हाइट कितनी बनेगी ये वाली? ये 5 पे थी तो -3। तो आई थिंक अगर हम यहाँ लिखे सेकंड में, यदि C को मूल बिंदु लें, क्या ले लें? मूल बिंदु लें, तब P के कोऑर्डिनेट तो बन जाएंगे -12 कोमा -2। ठीक है, और फिर Q के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे -13 कोमा -6, और हमारे पास R के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे -10 कोमा -3। तो ये आ गया आपके पास में। तो आई थिंक ये तो चीज़ें क्लियर हो गई। आप आंसर शीट में पीछे देख सकते हैं कि -12 कोमा -2 बिल्कुल ठीक है, और 13 कोमा -6 ठीक है, -13 और -10 कोमा -3। ठीक भाई, ठीक ओके।
अब इन्होंने एक चीज और कही है, साथ ही उपरोक्त दोनों स्थितियों में त्रिभुजों के क्षेत्रफलों ज्ञात कीजिए, और ज्ञात करने के बाद में बेटा क्या करना है, देखना है कि क्या स्थिति बनेगी, है ना। तो आपको एक बार तो करना है इस स्थिति में क्षेत्रफल निकालना है, एक बार इस स्थिति में निकालना है। तो मैं निकाल रहा हूं, पहले मैं फर्स्ट स्थिति से निकाल लूं, आप लिख लेना, है ना। ठीक है, ठीक है। या फिर ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, इसको ना हम क्यू वाले को थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, सेकंड वाले को, ताकि लिखने में थोड़ा लिखें कि यदि हम लोग कह रहे थे सी को मूल बिंदु, ठीक है, मूल बिंदु कंसीडर करें, यानी कि ले लें, यदि सी मूल बिंदु हो, है ना। तो हमारा जो पी निकला है बेटा वो तो निकला है -12 कोमा -2, और क्यू निकला है बेटा -13 कोमा -6, और आर निकला है बेटा -10 कोमा -3, ठीक है। और मैं इसको यहाँ से रफ कर रहा हूँ ताकि मैं उस स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर पाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं निकालूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, और वो फॉर्मूला वही लगेगा 1/2, है ना, x1 इंटू y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 इंटू आपके पास में y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस का x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, देखते हैं क्या स्थिति बनती है। 1/2 होगा ही होगा। x1 देखिए इस केस में कौन काम करेगा, ये x1 का काम करेगा, ये y1 का करेगा, ये x2 का और ये y2 का, और ये x3 का और ये y3 का काम करेगा, ठीक है ना, आपके पास में। तो अब क्या करना है, अब क्या करना है, वैल्यू रखनी है 4 इंटू, ठीक है, y2 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस y2 माइनस y3 मतलब 5, ठीक है। x2 व्हाट इज x2, ये है 3 इंटू y3 कितना है मेरे पास, ये वाला है ना, एंड 5 माइनस 5 y1 हो जाएगा 6 प्लस 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 x3 मतलब 6 आ जाएगा, और फाइनली y1 माइनस y2 यानी कि 6 माइनस का 2, ठीक है भाई। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करने जाऊं तो 1/2 तो रहेगा ही रहेगा, ये यहाँ पे -3 तो -12 हो जाएगा, यहाँ पे -3 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 4 चौक 24 आ जाएगा, है ना, प्लस का। तो अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ इसको तो 15, 24 में से 15 घटा के बटे 2 लिखा जाएगा, या फिर कहा जाए कि 24 में से 15 जाके बचते हैं 9 बटे 2 वर्ग मात्रक, वर्ग इकाई, है ना, वर्ग इकाई, क्लियर है ना। तो इस स्थिति में हमारा कितना आया त्रिभुज का क्षेत्रफल, 9/2 वर्ग इकाई। अब हम लोग देखते हैं इस स्थिति में, इस कौन से वाली, सेकंड वाले में, है ना, जब हमारा सी मूल बिंदु था। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR 1/2, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ इस बार, बस सीधी बात कर रहा हूँ कि ये x1 का काम करेगा, ये y1 का, ये x2 का काम करेगा, ये y2 का, ये x3 का काम करेगा, ये y3 का काम करेगा। तो -12, ठीक है, और y2 माइनस y3 माइनस का 6 प्लस 3 माइनस के 13, ठीक है, आपके पास में y3 माइनस y1 प्लस का 2, ठीक है, माइनस के 10 आपके पास में y1 माइनस y2 यानी कि y1 माइनस y2 माइनस का 2 और माइनस प्लस के 4। तो इसको कैलकुलेट कर लो बेटा, कितना आ जाएगा 1/2, ये बचेगा हमारे पास में 3 और 12 36 हो जाएगा, है ना। फिर माइनस का, यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा, प्लस का 13 और माइनस का यहाँ पे 2 तो 20 आ जाएगा, ठीक भाई। और ये हो जाएगा आपके पास कितना 13 और 39, ठीक है ना, आपके पास में 39। तो आपके पास ये आ जाएगा 1/2 और 39 माइनस ये कितना बना, देखो यहाँ से जब ये घटेगा 12 36 हो गया। इसमें हमने यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ कुछ किया है शायद, क्या करना था, y1 माइनस लास्ट में y1 माइनस y2, तो हमने किया है y1 माइनस 4 कर दिया है, यहाँ पे 6 आएगा, कहने की बात ये है। और जब यहाँ पे 6 आएगा तो हमारे पास बेटा यहाँ पे आ जाएगा फिर
10 चौक 40 प्लस का 40, तो यहाँ पे प्लस का 40 आएगा, नहीं माइनस का 40 आएगा, ठीक है ना, माइनस का 40। ठीक है, आपके पास में 40 y1 माइनस y2 तो 40 ही आएगा ना। तो यहाँ पे आ जाएगा फिर 49 है ना, 49 माइनस 40, ठीक है। और ये सीधी सीधी बात है 9/2 वर्ग इकाई। तो ये देखिए इस दोनों केसेस में क्या है, क्षेत्रफल जो है हमारा सेम है। तो इस एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन अपने साथ एक कहानी जोड़े है, और इस क्वेश्चन की कहानी ये है कि हम लोग किसी भी स्थिति में इसके कोऑर्डिनेट निकालें, चाहे तो किसी भी स्थिति में मूल बिंदु कहीं भी लें, मतलब इसका एरिया जो है वो हमेशा सेम रहेगा, जितना एरिया इसका किसी भी तरीके से, यानी कि उसके निर्देशांकों पर निर्भर नहीं करता है, सीधी सीधी बात ये है। तो क्वेश्चन नंबर 5 लिखा ज़्यादा था और काम जो है इतना नहीं था, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और फटाफट इस एक्सरसाइज को खत्म और इस चैप्टर को खत्म करते हैं। 6 में क्या कहा है, एक्चुअली 6 में हमें क्या कहा है, आप लोग तब तक पढ़िए, तब तक मैं इसका बेस बनाता हूं। यहाँ पे कहा है, देखिए एक त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं और A जो है वो 4,6 है, B 1,5 है, C 7,2 है। भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करते हैं, समझ आ गया मुझे। एक रेखा इस प्रकार खींची गई है, ठीक है, AD/AB बराबर AE/AC, अच्छा चित्र से क्लियर होगा, 1/4 के बराबर है। तो कहने की बात ये है, हम डायग्राम बना दे रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना लिया ऐसा, और हमने क्या कहा है बेटा, इसको हमने A कह दिया, ठीक है, इसको हमने B कह दिया, इसको हमने C कह दिया। भाई साहब कह रहे हैं AB और AC का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु तो ये वाला मध्य बिंदु होगा, वो D है, ठीक है, नहीं मध्य बिंदु नहीं, मैं गलत कह रहा हूँ, मध्य बिंदु नहीं है, ये कोई पॉइंट है, इसके ऊपर कहीं भी हो सकता है, आई डोंट नो, कि हमारे पास ये D पॉइंट है और इस पर कहीं ना कहीं E पॉइंट है हमारे पास, ये क्या है, E पॉइंट है। और इतनी कही गई है बात कि दिया ये है, दिया है, ठीक है, दिया ये है क्या, कि AD/AB बराबर होगा AE/AC, यही है ना, AD/AB, हाँ आपके पास में, और AE/AC तो है जो कि 1/4 के बराबर दिया गया है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ये तो अनुपात वाली बात हो गई। तो भाई साहब कह रहे हैं कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालना है, परिकलित करना है, तो ADE ये बनेगा, यानी कि ये वाला ADE है, ये वाला, ठीक है, कोई बात नहीं। और इसकी तुलना त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल से भी करनी है, तो कोई बात नहीं, वो भी कर देंगे। तो पहले तो इसके कोऑर्डिनेट लिखे जो किताब में दिए हैं। A कितना दिया है, A फाइनली नो दिया है 4,6, ठीक है, और B दिया है 1,5, ठीक है, और C दिया है 7,2। अब मेरे को पहला काम जो बताया है वो निकालना कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, अच्छा ADE का ट्राइंगल का क्षेत्रफल मुझे चाहिए त्रिभुज का, तो क्या चाहिए, बेसिकली हमें D और E के निर्देशांक चाहिए, सीधी सी बात है। और इसके निर्देशांक निकालने का तरीका क्या है, क्योंकि हमें D मध्य बिंदु भी नहीं है, लेकिन हमें एक बात पता है, कुछ रिलेशन दिया है हमें। अगर मैं बात करूं कि AD/AB जो है हमारे पास वो कितना है, 1/4 है, तथा ऊपर वाले से लिख रहा हूं मैं, AE/AC है, वो भी 1/4 है। तो इस रिलेशन से हमने पहले भी एक क्वेश्चन कराया था कि अगर ऐसे अनुपात में कोई चीज होगी, तो ध्यान से देखिए जो मैं बताना चाह रहा हूं, कि AD को हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर 1K या K ही ले लें, ठीक है, और AB कितना है, 4 है, तो इसको पूरे को, यानी कि ये AB है, यहाँ से यहाँ तक की क्वांटिटी को हम कह देते हैं 4K। समझ में आ रही बात, क्योंकि अगर हम लोग बात करें बेसिकली क्या बात करें, कि अगर मैं इसको K मान रहा हूं, ध्यान से देखना, और पूरी को मैं 4K मान रहा हूं, तो AD/AB कितना निकालूं, अगर मैं AD को मैं K कह रहा हूं और AB को मैं 4K कह रहा हूं, K से K कट जाएगा तो 1/4 आ जाएगा, सीधी बात है, बात तो वही है ना जो ऊपर कही गई है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास में AD को हम लोग कितना ले लेते हैं,
एक के ले लेते हैं और ए बी को हम लोग 4k ले लेते हैं पूरे वाला। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ मैं बता दे रहा हूँ आपको, क्या फ़ायदा हुआ अभी, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पूरा 4k है, यहाँ देखिएगा पूरा 4k है, तो अगर मैं निकालूं, अगर मैं ए डी को तो k कह दूं तथा ए बी को मैं 4k कह दूं, ठीक है, तो अगर मुझे चाहिए डी बी तो मेरे पास डी बी, दिस इम्प्लाइज डी बी जो रहेगी वो ए बी माइनस ए डी ही तो रहेगी या नहीं रहेगी। जिसको कैलकुलेट अगर मैं कर लूँ, दिस इम्प्लाइज आपके पास में क्या कि जो डी बी है वो बराबर रहेगा 4k माइनस के, यानी कि जो डी बी है, डी बी की जो वैल्यू है वो बराबर रहेगी 3k के। ये सीधी सीधी बात ये है, हमने इस डायग्राम से ये निकाल लिया कि अगर ऊपर वाला k है, ठीक है बेटा, तो नीचे वाला ये वाला यहाँ के यहाँ तक का हिस्सा ये 3k है, ठीक है, ये कितना k है, ये 3k है। अब आपको क्लियर कट समझ में आ रहा है कि ये एक लाइन बन जाएगी हमें, जो कि ये वाला 1:k हो गया, ये 3k हो गया, ठीक है। अभी बताऊंगा क्या करना है। अच्छा, जो काम हमने इधर किया है वही काम इधर भी होगा सेम टू सेम, कि इसको हम लोग k कह देंगे, ठीक है आपके पास, और ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का ये 4k है मेरे पास सिमिलर मैनर से, और इसी तरीके से ये भी निकल करके कितना आ जाएगा, ये बीच वाला से ये भी 3k निकल करके आ जाएगा, ठीक है। चाहो तो उसको भी लिख लेंगे, इसको भी लिख लेंगे यहाँ पे, अगर जैसे मैंने इसको लेकर के किया है काम, तो यहाँ पे अब हम लिख के ऐसे कर लेंगे, अब के ए ई को हम लोग के लिख लेते हैं, ठीक है ना आपके पास में। अच्छा, के लिखना आपको लग रहा होगा सर के इधर भी है इधर भी, तो उसको के ना लिखो तो उसको एल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 4l है तो ये 3l हो जाएगा और ये l हो जाएगा, ताकि अलग अलग नंबर रहे, हमें थोड़ा ही ना पता है कि ये सेम होंगे, तो हमने कहा कि ये l मान लें, और तथा हम लोग बात कर लेते हैं जो ए सी है उसको हम 4l मान लेते हैं, और दिस इम्प्लाइज मतलब इनसे क्या निकल के आएगा, हमें निकालना क्या है, ई सी निकालना है। ई सी होगा 4, ई सी होगा ए सी माइनस ए ई, सीधी सी बात है, सीधी बात है। ये पूरे में से हम लोग इसको माइनस कर लेंगे तो ऊपर वाला निकल आएगा, और ई सी जो रहेगा वो आ जाएगा 4l माइनस l, दैट इज 3l, जो कि मैं बात कर रहा हूँ। तो ई सी की जो ई सी जो है मेरे पास वो है 3l। तो फाइनली हमने ये चीज़ें निकाल ली, तो ये हमें अब कुछ चीज़ें क्लियर करके देगा, ठीक है ना। तो अब तक जो खिचड़ी बनी है वो क्यों बनी है, क्योंकि हमें एक बात सिंपल सी बता, अगर मैं इस लाइन की बात करूं और इस लाइन में ये लाइन है, इसमें मुझे इस डी के कोऑर्डिनेट चाहिए, मुझे इस ए के कोऑर्डिनेट भी पता है 4,6 और इस बी के कोऑर्डिनेट भी पता है 1,5। तो कैसे पता करेंगे, विभाजन का सूत्र लगा करके, जो कि मैंने दूसरी एक्सरसाइज में सीखा था कि अगर हमें पता है कि ये m1 और ये m2 पता है अनुपात, तो हम लोग अनुपात अगर पता है तो हम वो पॉइंट आसानी से निकाल सकते हैं बेटा, या निकाल सकते। तो बस इसीलिए मैंने ड्रामा किया। अब ये k और l जो है ये आए थे कब और गए जाएंगे कब, इसका आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि अपने आप ही खत्म हो जाएंगे सवाल के अंदर जब मैं करूँगा आगे की तरफ। तो मेरे पास थोड़ी स्पेस की कमी है, तो आप लोग इस पूरे पोर्शन को जरा पॉज करके नोट कर लो, फिर मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अब क्या है कि मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है, अब मैं निकाल रहा हूँ बिंदु डी के कोऑर्डिनेट, बिंदु डी के मैं निर्देशांक निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ, निर्देशांक। अच्छा, डी के निर्देशांक कैसे निकलेंगे, फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला होता था कि कोई भी पॉइंट हमारे पास में होता था P, तो उसको लिख देते x1 m2 प्लस x2 m1 अपॉन m1 प्लस m2, बिल्कुल ठीक बात है ना, कोमा कोमा कोमा, y1 m2 प्लस y2 m1 अपॉन m1 प्लस m2, विभाजन का फॉर्मूला था, दूसरी एक्सरसाइज में सिखाया था। इस वाले केस को थोड़ा सा मैं इसको, अब समझ तो आ ही गया होगा आपने, इसका चित्र दोबारा से बना लेना कॉपी में, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, सिर्फ अपने काम की चीज रखूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना बने। ये वाली चीज मैं सब रफ कर दे रहा हूँ उसमें से, और मेरे को सीधी सीधी क्लियर कट बता रहा हूँ कि ये हमारे पास क्या क्या है, ठीक है, आपको सब समझ में आएगा फटाफट। तो अगर मैं डी के कोऑर्डिनेट निकालूंगा इस केस में, हमारा ये तो x1 ये y1 का काम करेगा, और ये x2 और ये y2 का काम करेगा। इस नीचे वाले को भी हटा लो मेरे भाई, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है ना। और ये वाला
आपके पास में ये वाला m1 का काम करेगा और ये वाला हमारे पास m2 का काम करेगा। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, डी के कोऑर्डिनेट निकल के आएंगे एकदम से डी। तो डी बनेगा बेटा हमारे पास में x1 m2, x1 m2 का मतलब हो गया x1 4 इंटू m2 यानी कि 3k प्लस x2 m1 तो 1 इंटू k अपॉन k प्लस 3k, ठीक है ना, कोमा कोमा y1 हमारे पास है 6 इंटू 3k प्लस 5 इंटू k अपॉन k प्लस 3k, ठीक है ना बेटा। तो उसको अगर मैं सॉल्व करने जाऊं दिस इम्प्लाइज, मतलब इज इक्वल टू का साइन लगेगा यहाँ, तो इम्प्लाइज नहीं लगेगा, और ये जाएगा 12k प्लस के अपॉन के 4k, ठीक है बेटा, कोमा यह जाएगा 18k प्लस 5k बटे कितना 4k। इसको और सिंपल कर लो तो डी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे हमारे पास में 12 और 1 13k, ठीक है, अपॉन 4k कोमा 18 और 5 होते हैं 23k अपॉन k, तो इसके से k इसके से k, तो डी के कोऑर्डिनेट शुद्ध और शुद्ध भाषा में हमारे आ जाएंगे 13/4 कोमा 23/4, 23/4, यहाँ पे 4 होगा ना, सीधी बात। तो अब इसको आप लिखिए, अगर थोड़ा ध्यान से देखिएगा कितने कितने कोऑर्डिनेट आ जाएंगे हमारे पास में 13/4 और 23/4, तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट आगे 13/4 कोमा 23/4, ठीक है, एक काम हो गया। सिमिलर मैनर से अब हम निकालेंगे बिंदु 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 हमारे पास है ई के निर्देशांक, ई के निर्देशांक है ना, निर्देशांक, ठीक, आपके पास में, तो वो बराबर रहेंगे। ई के निर्देशांक कैसे लिखे जाएंगे, फॉर्मूला लगेगा सेम, इस वाले केस में ये x1 y1 ही रहेगा, ये x2 y2 का काम करेगा, ये m1 हो जाएगा और ये m2 हो जाएगा मेरे पास में। तो सिंपली लिखेंगे x1 m2 यानी कि 4 इंटू 3l प्लस 7 इंटू l अपॉन l प्लस 3l कोमा हमारे पास आ जाएगा ई यानी y1 m2 यानी कि 6 इंटू 3l प्लस 2 इंटू एल अपॉन एल प्लस के 3l, तो उसको जैसे ही कैलकुलेट करूंगा बेटा तो वो आ जाएगा ई इंटू हमारे पास 7 और 7 14 है ना, 14l अपॉन, नहीं 7 थोड़ा ही ना होगा, कितनी गड़बड़ कर रहा हूँ, 4 तिया 12 और 7, 12 और 7 होते हैं 19, ठीक है, 12 और 7 19l बटे 4l कोमा 36 18 और 2 20l बटे 4l, तो इससे जो कटता है काट, तो l से l खत्म हो जाएगा, मैंने कहा था अपने आप ही भाग जाएंगे, ये टी नहीं है, ये कटा है ऐसे है ना, ये ऐसे करके, ठीक है, और ये 5 बार भी कट जाएगा। तो फाइनली जो ई के कोऑर्डिनेट बनेंगे बेटा वो बन जाएंगे 19/4 कोमा और 5, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट यहाँ लिख दीजिए, जरा अपडेट कर दें ताकि आपको चीज़ें बार बार याद ना करनी पड़े, ठीक है, ये हो गया। तो अब हमारे पास द कोऑर्डिनेट, हम इसके क्लियर पता है हमें, ठीक है ना, किसके कोऑर्डिनेट पता है, ई के भी पता है और डी के भी पता है। तो मेरे को अब एरिया निकालना है किसका, इन्होंने कहा है क्वेश्चन के अंदर, अगर ध्यान से देखिएगा तो ए डी ई का एरिया निकालना। अच्छा ये पूरा नोट कर लीजिए आप कैसे निकालना, तो मैं यहाँ पे एरिया निकाल करके आपको दिखाऊंगा, तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये रफ कर दिया मैंने, ठीक, क्योंकि मैंने पॉइंट्स वहाँ लिख ही दिए हैं। हमारे पास में जो एरिया निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, वो तो सीधी सीधी बात है, फॉर्मूला वही लगेगा 1/2 है ना, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस के x2 इंटू y3 माइनस के y1 प्लस के x3 इंटू y1 माइनस के y2, क्लियर है। तो अब 1/2 सीधी सीधी बात ये रहेगी मेरे भाई कि हम लोग इस वाले केस में, अब सीधी बात है, मैं फालतू की चीज़ें सब रफ कर रहा हूँ क्योंकि काम की चीज़ें रखूंगा, बाकी सब जो है बकवास हटा दूंगा इसमें से, है ना।
तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 और ये x3 और ये y3, ये सब चीजें अगर आपने पहली एक्सरसाइज की हैं तो यहाँ पर आपको ज्यादा समस्या होने वाली नहीं है ना। जो समस्या वाला पार्ट था वो हम पहले कर चुके हैं, अब सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। तो x1 कितना है 4 इंटू y2 माइनस y3 यानी कि 23 है ना, 23/4 माइनस y3 आपके पास 5 है, प्लस x2 कितना है 13/4, ठीक है आपके पास में 13/4 इंटू आपके पास में y3 माइनस y1 यानी कि 5 माइनस 6, 5 माइनस 6, फिर प्लस x3 कितना बनेगा हमारे पास में 19/4, ठीक है, इंटू आपके पास में आ जाएगा y1 माइनस y2 6 माइनस 23/4। तो इसको कैलकुलेट कर लें फटाफट, इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। 1/2। अच्छा, इसको आप सॉल्व कर सकते हो यार, थोड़ा समय अगर हम ना ज़्यादा इसमें खर्च करें, कैलकुलेशन वर्क है, आप क्लास 10th के बच्चे हो तो इसका जो आएगा आंसर आपके पास में कर सकते हो आप आसानी से इसको। इसका जो आंसर आएगा वो 32/16 आएगा। आप देख भी पा रहे हैं, कैलकुलेशन करनी है, बस आपको क्या करनी है कैलकुलेशन वर्ग इकाई। मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन वर्क आप आसानी से कर सकते हो, क्लास 10th के बच्चे हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें एक चीज और कही है हमें, है ना, AD तो निकाल लिया, एक निकालना मेरे को एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC पूरे का निकालना है। किसका निकालना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, क्योंकि कह रहा है ना वो, देखिए कि इसकी तुलना ABC से करनी है। तुलना का मतलब होता है अनुपात ही निकालना, सीधी बात ये है। तो हम लोग निकालेंगे कैसे, 1/2 फॉर्मूला वही लगाएंगे, लेकिन x1 y1 x2 y2 स्पेसिफाई कर लें कौन कौन से बनेंगे। इस बार इसकी कोई बात नहीं होगी, x1 y1 x2 y2 और ये x3 और y3, ठीक है। तो कितना होगा हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, x1 यानी कि 4 इंटू y2 माइनस y3 यानी कि 5 माइनस 2, ठीक है, प्लस x2 1 इंटू y3 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस 6 प्लस x3 कितना है 7 इंटू y1 माइनस y2 यानी कि 6 माइनस 5, ठीक है। तो आ जाएगा 1/2 और आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ बचेगा 3, 12 क्योंकि 4 3 12, माइनस का कितना आ जाएगा बेटा 4 और प्लस का 7, ठीक है। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं 1/2 कितना है, 1/2 हमारे पास में 12 में से 4 तो बचेंगे 8 और 4 15, है ना, आपके पास में 15 आ गया हमारे पास, यानी कि 15/2, कितना 15/2। अब 15/2 ये हमारे पास में आया है इसका, तो हमें अनुपात निकालना है इसका। किसका अनुपात निकालना है कि एरिया ऑफ, किसका अनुपात निकालना है कि ऊपर उसको लिखना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये तो निकालना, तुलना का मतलब तो यही होता है ना। इसको जरा एक बार चेक कर लेंगे कि यहाँ पे 3 बचेगा, 4 3 12 हो गया, फिर माइनस का 4 आ गया और ये आ गया 7 ही कम 7 आ गया, क्योंकि हम लोगों ने वैल्यू जो रखी हैं x1, ठीक है, x2, ठीक है, x3 बिल्कुल ठीक है, y1 माइनस y2 y2 माइनस y3, ठीक है, y3 माइनस y1 और फिर 6 माइनस 5, बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पास में ये आया कितना, लगभग 8 और ये ठीक बिल्कुल ठीक है। तो अगर मैं रखूं ऊपर कितना था हमारे पास 32/16/15/2, ठीक है, ये तो आएगा 15/2। अगर इसको सही किया जाए, कैलकुलेशन में गड़बड़ हमने कर दिया यार बताने में, क्योंकि कैलकुलेशन की नहीं है, और ये आएगा हमारे पास कितना, पीछे से देख के जरा एक बार लिख दे रहे हैं फटाफट, 15/32, ये आएगा 15/32। और ये 15/32 होगा तो यहाँ क्या बनेगा, ये बनेगा 15/32 और 15 ये देखिए इसकी गुणा इससे तो कितना जाएगा 15 × 2/32 × 15,
15 से 15 कटा 16 ही आ जाएगा, तो 1/16 यानी कि आंसर आ जाएगा 1:16। ये आपका आंसर इसका है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमने ये पूरा पोस्टमार्टम किया है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, ठीक है। नंबर 7 में बहुत सारे पार्ट इन्होंने कहे हैं, तो पहले मैं पढ़ दे रहा हूं। क्या है कि मान लीजिए कि ABC एक त्रिभुज के शीर्ष हैं हमारे पास। ये मैं बना दे रहा हूं चित्र, और इसको मैं कह दे रहा हूं ABC। ये A है और ये B है और ये C है। तो कैसे भी ले सकते हैं ABC आप, है ना। ABC आप किसी भी क्रम में ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहो तो बेटा इसको A मान लें और इसको B मान लें और इसको C मान लें, ताकि आपको जैसे आपको कंफर्ट फील हो, है ना। तो उसमें फर्स्ट का A से होकर जाने वाली माध्यिका, किससे होकर जाने वाली माध्यिका? A से होकर जाने वाली माध्यिका BC से D पर मिलती है, BC से BC को D पर मिलती है। A से जाने वाली माध्यिका कौन सी होगी? ये होगी, है ना। और हमारे पास ये कहाँ मिल रही है? D को मिल रही है माध्यिका। और माध्यिका मतलब समझते हो कि सामने वाली भुजा का बिल्कुल मध्य बिंदु होगा ये वाला पॉइंट। इसको निकालना भी आसान रहेगा। मैं एक बार कोऑर्डिनेट लिख दे रहा हूं, फिर बात करते हैं क्या पूछा है। कह रहा है कि 4,2 और ये वाला है 6,5, ठीक है ना। और ये वाला है 1,4, ठीक है। तो D के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन में हमें निकालने D के निर्देशांक, D के, तो मैं लिख रहा हूं D के निर्देशांक। मैं ऊपर से ही कर रहा हूं, है ना। D के निर्देशांक, किसके निर्देशांक? D के निर्देशांक। D क्या है? हमें निकालना है। चूंकि हम लिख देंगे चूंकि D BC का मध्य बिंदु है। कौन सा बिंदु है? मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु के निशान कैसे निकलते हैं बेटा? ये आपको पता है कि x1 + x2/2, सीधी बात है। तो ये आ जाएगा D के निशान हो जाएगा x1 का काम ये करेगा, और y देखिए x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, x2 ये हो गया और y2 ये हो गया। तो हमारे पास में x1 + x2 6 + 1/2, 5 + 4/2। समझ में आ रही बात कि ये 5 है ना, y1 + y2/2। क्लियरली कितना आ जाएगा? D के कोऑर्डिनेट हमारे पास में, D के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 7/2, 9/2। बात खत्म हो गई। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको अपडेट कर दें कि 7/2, 9/2। ठीक है, क्लियर है। अब इन्होंने कहा है दूसरे क्वेश्चन में, AD पर स्थित ऐसे बिंदु P के दिशांक ज्ञात कीजिए। इस AD पे कोई पॉइंट P है, कहीं को कोई पॉइंट क्या है? P है, ठीक है। ऐसे P के दिशांक ज्ञात कीजिए जहां पर AP अनुपात PD, AP अनुपात यानी कि ये अनुपात, ये कितना दिया है इन्होंने? लिखा है AD AP अनुपात PD जो है ये दिया है ना। ये क्या है? दिया है। कितना दिया है? 1:2। कितना दिया है? 2:1। सॉरी, 2:1। तो यानी कि ये 2 बनेगा और ये 1 बनेगा। अब इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं हमें। इसके कोऑर्डिनेट अगर XY हैं तो कौन से सूत्र से निकलेंगे? सीधी सीधी बात है, जो पढ़ने वाले बच्चों के दिमाग में आ गया होगा, सर जी विभाजन फॉर्मूले से निकलेंगे। तो हम लोग निकालेंगे कैसे? विभाजन से, ठीक है नहीं। तब P के निर्देशांक वो बनेंगे हमारे पास कितने? कैसे? x1 m2, क्योंकि ये x1 का काम करेगा, ये y1 का काम करेगा, और ये x2 का काम करेगा, ये y2 का काम करेगा। हमारे पास में ये m1 का काम करेगा और ये m2 का काम करेगा। तो x1 m2 है ना, x1 m2, तो 4 × 1 + x2 m1, 7/2 × 2 बटे m1 + m2, तो 2 + 1, कोमा y1 m2 यानी कि 2 × 1 प्लस 9/2 × 2 बटे 2 + 1। तो कैलकुलेट जब हम करेंगे तो P के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे बेटा? हमारे पास में वो आ जाएंगे 4 × 4 प्लस 2 से 2 कटा 7/3, 2 + 9/3। कैलकुलेट अगर किया जाए तो P आ जाएगा मेरे पास में 11/3, 11/3। ठीक है, दोनों केसों में 11/3, ठीक है आपके पास में। तो ये हमारे पास P के कोऑर्डिनेट आ गए। चलिए, ये केस था फर्स्ट हमारे पास में।
जो उसने कहा है। अब कहा है माध्यिकाओं BE और CF पर ऐसे बिंदु Q और R। देखिए अब इन्होंने नई कहानी बता दी हमें, कोई बात नहीं, हम नई कहानी नए चित्र से बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसने कहा कि ये तो हमने A मान लिया था, ये B मान लिया था और ये हमने C मान लिया था बेटा। तो इसके A के कोऑर्डिनेट हमने 4,2 कहे थे और इस B के कोऑर्डिनेट हमारे पास में कितने हैं? B के कोऑर्डिनेट हमने कहा था कि 6,5 है और C के कोऑर्डिनेट हमें दिए गए हैं 1,4 है। अब इसके थर्ड क्वेश्चन में कहा है कि BE और CF पर ऐसे दो बिंदु, एक तो BE आएगा, BE का मतलब इस तरफ, यहाँ कहीं ना कहीं कोई E आ जाएगा, और CF मतलब ये हमारे पास में कहीं ना कहीं ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे CF ऐसे बिंदु हमें लेने, इस पे ये पॉइंट कोई R आएगा कहीं ना कहीं, उनके भी निर्देशांक याद करने हैं, जहां B Q और QE। अच्छा एक एक को करके करिए, पहले मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैं BE के संदर्भ में बात कर रहा हूं सिर्फ, है ना। और हमने क्या कहा, BE पे कौन सा पॉइंट लेना है, Q पॉइंट लेना है। BE पे क्या पॉइंट लेना है, Q। सपोज कर लो हमने ये Q पॉइंट ले लिया BE पे, जैसे हमने AD पे ये पॉइंट लिया था ना P, ऐसे हमने BE पे ये पॉइंट ले लिया और उसमें ये 2:1 कहा है। अच्छा E जो है फाइनली, अगर E के कोऑर्डिनेट निकाले जाए, थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, E के निशांक, E के जो निर्देशांक हैं वो कैसे निकलेंगे, क्योंकि E के निशांक कैसे, क्योंकि BE जो है वो माध्यिका है। BE क्या है बेटा, माध्यिका है आपके पास में, कैसी है, माध्यिका। और माध्यिका का मतलब है कि ये AC का मध्य बिंदु होगा। तो हमारे पास में सीधी सीधी बात ये रहेगी कि E के कोऑर्डिनेट जो बनेंगे 1+4/2 तो अगर हम लिखें E इंटू हमारे पास 5/2, 6/2 यानी कि 3 आप कह सकते हो ना, 6/2 को। तो इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास आगे जनरली कितने हैं, E के लिख लो 5/2, 3 है ना। अब मेरे को निकालने हैं इस Q के कोऑर्डिनेट। Q के कोऑर्डिनेट इस तरीके से जैसे P के निकाले थे हमने, तो Q के निर्देशांक निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे P के निशांक निकालने के लिए हम विभाजन सूत्र लगा था, ऐसे हम इसके लिए भी करेंगे हम लोग। तो बराबर Q इंटू x1 m2, तो ये x1 का काम ये करेगा, y1 का काम ये करेगा, x2 का काम ये करेगा, y2 का काम ये करेगा, m1 ये बनेगा और m2 ये बनेगा। तो x1 m2 6 इंटू 1 प्लस x2 m1 5/2 गुणे 2/2 प्लस 1 कोमा, ठीक है आपके पास में x2 y1 m2 यानी कि आपके पास में 5, क्योंकि ये 5 है ना हमारे पास, यहाँ ये कितना है, ये 5 है, क्लियरली 5 लिखो उसको, 5 इंटू 1 प्लस y2 m1 3 इंटू 2/2 प्लस 1। तो कैलकुलेट कर लो इसको। तो Q के कोऑर्डिनेट कितने बनेंगे बताइए, 6 प्लस 5/3 कोमा 5 प्लस 6/3। तो ये भी कितना आ जाएंगे, Q के कोऑर्डिनेट भी कितने आ जाएंगे, 11/3 कोमा 11/3। क्लियर है। तो हमारे पास के कोऑर्डिनेट भी कितने आ गए, 11/3, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे 11/3 और 11/3। क्लियर है। तो अब जो बात करें, एक स्थिति और बची इसमें, और उसको मैं करने के लिए मैं ना इसको रफ कर रहा हूँ, चित्र को रफ नहीं करूंगा, इधर से एक चित्र और बनेगा इस क्वेश्चन के अंदर, कि मैं इसको रफ कर रहा हूँ ऊपर से, क्योंकि पूरा नोट कर सकते हो आप पॉज करके वीडियो फटाफट। अब कहा है इसने, मैं चित्र से माध्यम से समझा रहा हूँ आपको, कि अगर हम लोग इसको A कह लें, इसको B कह लें, इसको C कह लें, तो अभी हमने इसकी भी माध्यिका निकाल ली, इसकी भी निकाल ली। अब हम कर रहे हैं C से नीचे की तरफ, और इस पॉइंट को उसने कहा है, क्या पॉइंट कहा है उसने, कि CF ये वाला पॉइंट है F। A के कोऑर्डिनेट कितने मेरे भाई, 4,2, इसके कोऑर्डिनेट कितने मेरे बेटे, 6,5, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, 1,4। तो अच्छा इसके कोऑर्डिनेट डायरेक्ट निकाल दूं क्या, यहाँ पे अगर मैं लिखूं F के कोऑर्डिनेट, F के निर्देशांक बनेंगे हमारे पास कितना, F वही x1 प्लस x2 4 प्लस 6/2 कोमा 2 प्लस 5/2। तो कैलकुलेट अगर किया जाए
तो एफ निकल के आएगा मेरे पास में यह जाएगा 10, यानी कि 5,7/2। ठीक है, नहीं 5,7/2। वीडियो रिकॉर्डिंग जरा चेक कर ले एक बार। हाँ ठीक है, सब सही चल रहा है। तो एफ निकल के आया कितना, 5,7/2। अब इस पे भी हम लोगों ने को क्या कहा, उसने इस पे भी एक पॉइंट है, एक पॉइंट आर कहीं लेना है। और किस तरीके से कि जो आर अगर है कि ये सी एफ अपॉन सॉरी सी आर अपॉन आर एफ जो है वो 2:1 है। देखिए कहा ना उसने कि सी आर अनुपात आर एफ वो कितना है, 2:1 है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, अब हमें इस आर के कोऑर्डिनेट निकालने। आर के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए वही सीधी सीधी बात जैसे हमने 3 बार कर चुके अब तक कि ये 2 वाला ये 1, इसको हम लोग कह देंगे x1, ये कह देंगे y1, है ना। और ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2 आपके पास में, और ये हो जाएगा m1, और ये हो जाएगा हमारे पास में m2। तो जब आर के कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो मैं नीचे से रफ कर रहा हूं, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए देखिए आर के कोऑर्डिनेट, आर के निर्देशांक निकालना है हम लोग। ठीक है, आर के निर्देशांक, आर के निर्देशांक जो बनेंगे हमारे पास वो बनेंगे आर इंटू x1 m2, है ना, x1 m2। तो 1 इंटू 1 प्लस x2 m1, यानी कि x2 m1। तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, है ना। तो 5 इंटू 2 अपॉन 2 + 1 कोमा आपके पास में y2 m1 y1 m2 4 इंटू 1 प्लस 7 अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन 2 + 1। ठीक है, 2 से 2 कटेगा और ये जाएगा आर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपके पास में 1 + 10/3 कोमा 4 + 7/3। कहने के बाद आर के कोऑर्डिनेट हमारे पास कितने आ जाएंगे, 11/3 और 11/3। ठीक है, तो यानी कि कहने के बाद यार ये भी 11/3 और ये भी 11/3 है। तो अच्छा, निर्देशांक अगर सेम हो किन्हीं बिंदुओं के, मैं रफ कर रहा हूँ इस चीज को, मैं केवल चित्र छोड़ूंगा, समझाने के लिए कुछ बात बतानी है, बाकी सब लोग आप नोट कर सकते हो। देखिए कहने की बात क्या है, क्वेश्चन थोड़ा बिखर गया। ये बिखरने का मतलब है क्योंकि बोर्ड छोटा था इसलिए थोड़ी सी अलग अलग पोर्शन में वीडियोज को किया है, क्वेश्चन को किया है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट करते रहे साथ साथ। इसमें क्या हुआ कि जो हमने 3 पॉइंट्स निकालने हैं, पहला निकाला था हमने P, कितना निकाला था P, और P को ध्यान दिया हो तो ये भी 11/3 था, ये भी 11/3 था। ठीक है, और क्यों निकाला, वो भी 11/3 है, 11/3, और ये भी R भी 11/3 है। तो मतलब क्या है कि ये नहीं कि P के और अलग अलग पॉइंट ना होकर के एक ही पॉइंट है, सीधी बात है। यानी कि ट्राइंगल के अंदर अगर हम लोग बात करें कि तीनों माध्यिकाओं को आपस में अगर जहां भी ये काटेंगी, हमारे पास ये माध्यिका एक जगह, इससे मतलब क्या है कि तीनों माध्यिकाएं हमेशा एक ही बिंदु पर काटेंगी, क्योंकि अलग अलग पॉइंट्स जो हैं हमारे पास, आप खुद ही देख सकते हो भैया कि ये हमारे पास P भी, Q भी और R भी, ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, सेम है। और सेम होने का मतलब ये P, Q, R अलग अलग ना होकर के केवल एक ही पॉइंट है, और उसी पॉइंट को हम लोग किसी भी त्रिभुज का केंद्रक, सेंट्रोइड इंग्लिश में कहते हैं, कहा जाता है। और उसको निकालने का सिंपल एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है, अगर केंद्रक निकालना हो, अगर इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 हो और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 हो और इसके कोऑर्डिनेट x3 y3 हो, तो अगर इसका केंद्रक निकालना हो तो सीधी बात है, निकालने का तरीका होता है कि x1 + x2 + x3, इसको मैं क्या कह दूं, इसको O कह दूं, तो O के निर्देशांक बनेंगे x1 + x2 + x3/3 कोमा y1 + y2 + y3/3। समझ में आ रही बात। और शायद मुझे लग रहा है ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है, बिल्कुल बिल्कुल इसके 4th पार्ट में यही पूछा गया है। ठीक है ना, और इसके 4th पार्ट में ये कहा भी गया है कि उस त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है, मतलब ये त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है जहां पर ये तीनों की तीनों माध्यिकाएं, तीन ही माध्यिकाएं होंगी। माध्यिका समझते हो ना कि हमारे पास कोई ट्रायंगल है, उसकी तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु, एक का ये हो गया, एक का ये हो गया, एक का ये हो गया, है ना। आपके पास बस सिर से मिलाए इनको, अगर ये फिर ये और फिर ये जहां भी आपको मिलते हुए दिखाई देंगे वो उस त्रिभुज का केंद्रक होगा, और उसको निकालने का तरीका ये है। अच्छा, इसको वेरीफाई भी आप कर सकते हो, कैसे, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट हमें दिए गए थे, ये A था, ये B था, ये C था। A के कोऑर्डिनेट हमें दिए गए थे 4, 2 और इसके कोऑर्डिनेट दिए गए थे 6, 5
और इसके कोऑर्डिनेट दिए गए थे 1,4। निकालना जरा इसके केंद्रक के निशान x1 प्लस x2 प्लस x3, तो 4 प्लस 6 प्लस 1, 4 प्लस 6 प्लस 1 अपॉन 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3, 2 प्लस 5 प्लस 4 अपॉन 3। कैलकुलेट करो ओ के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे, इसको मैंने ओ कहा है इस बार, तो 11/3 कोमा 11/3। देखिए हर एक केस में 11/3 ही आ रहा था, तो बात क्लियर है, इसका मतलब इसका केंद्रक जो है वो 11/3 होगा। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचता है क्वेश्चन नंबर 8। आप वो इसको जो है वीडियो को पॉज करके डायग्राम नोट कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी। हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है, साथ साथ पढ़िए, स्क्रीन पे भी क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, ठीक है, किताबों में भी आप देखिए चाहे तो। इन्होंने कहा है बिंदुओं ए बी सी डी एक आयत है, ए बी सी डी एक आयत है। इसने क्या कहा है, ए बी सी डी एक आयत है, मैं आयत बना दे रहा हूं उस तरीके से, ठीक भाई। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी एक आयत है। और इसके कोऑर्डिनेट भी लिख लीजिए साथ साथ, -1, -1, और इसके कोऑर्डिनेट है -1, 4, इसके कोऑर्डिनेट है 5, 4, ठीक है ना आपके पास में, और इसके कोऑर्डिनेट हैं आपके पास 5, -1, ठीक। और पी क्यू आर एस क्रमशः ए बी का मध्य बिंदु तो हमें दिया है इन्होंने P, और बी सी का मध्य बिंदु दिया है Q, है ना, और इसका मध्य बिंदु दिया है, सी डी का मध्य बिंदु दिया है इन्होंने R, ठीक है, और इसका मध्य बिंदु दिया है इन्होंने S। पी क्यू आर एस जो है वो क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी के मध्य बिंदु हैं। क्या चतुर्भुज पी क्यू आर एस, ये जो पी क्यू आर एस बनेगा, पी क्यू आर एस, ये एक वर्ग है, हमें बताना क्या ये एक वर्ग बनेगा, क्या यह एक आयत है, क्या यह एक समचतुर्भुज है। तीन ऑप्शन दिए हैं, वर्ग बनेगा, आयत बनेगा, या समचतुर्भुज बनेगा। ये तो हमें तभी पता चलेगा जब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट निकालेंगे पी के, ठीक है, पी के निशान, पी के निशान। देखो ये इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। कौन सा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। और लिखने की टेक्निक मैंने सभी क्वेश्चंस में आपको बताई है कि कैसे कैसे क्वेश्चन को राइटिंग करनी है, ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर मैं शॉर्टकट मारूंगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लास्ट क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस P के निशान का मतलब है कि P जो है AB का मध्य बिंदु है, तो क्या फॉर्मूला होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो चलो लिख लेते हैं, P के कोऑर्डिनेट बनेंगे x1 प्लस x2 बटे 2, यानी कि आपके पास में -1 प्लस -1 अपॉन 2 कोमा -1 प्लस 4 अपॉन 2, कहने के बाद P जो आ जाएगा मेरे पास वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, P जो होगा वो आएगा -1, 3/2, तो ये आ जाएगा -1, 3/2, ठीक, ठीक है। अब अगर मैं इसके निकालूं तो कितना आएगा, 5 -1, 4 अपॉन 2, तो 2 आ जाएगा, और 4 और 4 ये भी 4 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो Q है हमारे पास, Q जो है वो कितना बनेगा, -1 प्लस 5 अपॉन 2 कोमा 4 प्लस 4 अपॉन 2, तो कैलकुलेट करेंगे अगर Q के कोऑर्डिनेट, तो मेरे पास 4 अपॉन 2 तो 2 आ जाएगा, और ये 4 आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं R के कोऑर्डिनेट, R मतलब 5 प्लस 5, ठीक है, बटे 2, तो 5 प्लस 5 बटे 2, यानी कि R के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 5 प्लस 5 बटे 2 कोमा -1 प्लस 4 बटे 2, या फिर लिखेंगे जो Q R के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 5 कोमा 3/2, तो यह आ जाएगा 5 कोमा 3/2, ठीक है मेरे भाई। S के कोऑर्डिनेट होंगे, इसका मध्य बिंदु है, तो 5 प्लस S के कोऑर्डिनेट लिखेंगे 5 -1 अपॉन 2 कोमा -1 अपॉन 2, तो कैलकुलेट अगर करें तो जो S के कोऑर्डिनेट बनेंगे वो बनेंगे 2 कोमा -1, ये बनेगा 2 कोमा -1, ठीक भाई। आपके पास में कितने बने, 2 कोमा -1। तो जब ये कोऑर्डिनेट हमने निकाले हैं -1, 3/2 और 5/2, अच्छा ये वाला जो है इसमें ज़रा देखें यहाँ पे थोड़ा सा, कहाँ पे आया ये, इसके कोऑर्डिनेट जब हमने निकाले हैं, तो
इसके कोऑर्डिनेट कितने निकलेंगे हमारे पास, सी डी, तो 5 + 5/2, ठीक है, क्लियर है, सीधी बात है। अब अगर हम लोग बात करें, हमें ये देखना है कि ये पी क्यू आर एस क्या है, एक आयत है, क्या है, ठीक है। ये तभी पता चलेगा अगर हम लोग पहले पी क्यू निकाल लें, फिर क्यू आर निकाल लें। देखो पी क्यू आर और पी क्यू आर और आर एस निकाल लें और फिर एस पी निकाल लें। ये चारों भुजाएं निकाल लें। अगर चारों भुजाएं अलग अलग हैं फिर तो सामान्य चतुर्भुज है। अगर चारों भुजाओं में आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं फिर हम लोग कह सकते हैं कि हाँ यार आयत बनेगा, लेकिन उसमें भी हमें देखने पड़ेंगे विकर्ण बराबर है या नहीं है ना। तो पहले आप पी क्यू निकालो, आर एस निकालो, क्यू आर निकालो, आर एस निकालो, एस पी निकालो। लेकिन निकालोगे कैसे भैया? अगर ये चीज अब समझ में नहीं आ रही ना कि निकालोगे कैसे, फिर इसका मतलब पूरा चैप्टर आपका गोल है, आपको अब तक कुछ समझ में नहीं आया है कि दूरी वाला सूत्र कैसे लगता है। पहली एक्सरसाइज में हमने क्या क्या था, तो आपको सीधी सीधी बात है कि पी क्यू निकालने के लिए इस पी बिंदु और क्यू के बीच की दूरी निकालनी है मेरे भाई, ठीक है। और मैं पहले थोड़ा सा काम करके लाया हूं, तो मैंने निकाला है कि ये आएगा √61/4, ये भी √61/4 ही आएगी, ये भी √61/4 ही आएगी और ये भी √61/4 ही आएगी। आप चाहे कैलकुलेट कर लेना इकाई। मैं यूं नहीं कर रहा हूं भाई साहब, क्योंकि मैंने यार कर दिए बहुत सारे क्वेश्चन। क्यों कर दिए? दूरी निकालने वाले क्वेश्चन बहुत किए हैं कि पी क्यू के बीच की दूरी। अब दूरी वाले सारा काम ही वो हुआ है इसमें चैप्टर में। हुआ क्या है कि अगर आप पी क्यू निकालोगे, पी क्यू कैसे निकालोगे? x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, दूरी वाला सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला मैं जो कह रहा हूं। भुजाएं आप निकाल लोगे, उसके बाद आप इसके विकर्ण निकाल लेना, ये दो विकर्ण। और विकर्ण हमारे पास कौन कौन से बनेंगे इसके? एक तो बनेगा पी आर, ठीक है, और एक बनेगा एस क्यू। और मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, ये मैंने पहले ही निकाले थे। जो हमारे पास में पी आर है वो 6 आएगा और ये 5 आएगा इकाई। तो भाई ये कैसे निकलेगा आप कहोगे गुरुजी? तो फिर वही बात है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी तो पी आर आ जाएगी और एस और इसके बीच की दूरी हमारी एस क्यू आ जाएगी। तो फाइनली आप एक चीज देख पा रहे हैं, भुजाएं तो सारी बराबर है, ठीक है। भुजाएं बराबर हैं तो आपको दिमाग में शक होता है कि यार शायद वर्ग बन जाए, लेकिन वर्ग में भी एक कंडीशन होती है, विकर्ण भी बराबर होते हैं, वर्ग के विकर्ण भी बराबर होते हैं, और इसके अंदर विकर्ण बराबर नहीं है। तो अगर विकर्ण बराबर नहीं है तो फिर ये आपके पास में एक समचतुर्भुज बनेगा, ऐसा रैम्बस बनेगा। ठीक भाई, समझ में आ रही बात? कि अगर विकर्ण बराबर होते तो वर्ग बन जाता, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर पहले से हैं ही, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये क्या बनेगा? क्या बनेगा? एक समचतुर्भुज बनेगा, जो कि इसमें ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है। सराकरण उत्तर दीजिए। सराकरण उत्तर का मतलब यही है कि चूंकि इसकी सारी भुजाएं जो है बराबर है परंतु इनके विकर्ण अलग अलग हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो आकृति बनेगी पी क्यू आर एस वो एक समचतुर्भुज बनेगी। तो बेटे इस क्वेश्चन के साथ हमने इस चैप्टर को समाप्त किया है और नेक्स्ट चैप्टर में आपको जल्दी ही मिलेंगे। यहाँ तक का काम अपना कंप्लीट कर लीजिए और एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल को अपने दिमाग में अच्छे से अपनी कॉपी में उतार लीजिए। यही बेहतर है, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में। ठीक है, आज इतना लेते हैं, धन्यवाद।